सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवघर क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि एसएससी CHSL की परीक्षा में 2 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में आरओ, एआरओ, पुलिस एसआई और अन्य जो परीक्षाएं होनी है, जिनके लिए अन्य तैयारियों के साथ साथ उन प्रश्नों को भी देखना ज़रूरी हो जाता है जो परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम एक प्रश्न से जुड़े जो भी फैक्ट बनेंगे उनको भी साथ साथ में हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, बात करें पहले प्रश्न की तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम नृत्य के लिए 1956 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। देखिए, 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल को। वह जो है राज्यसभा से नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला थी और इनका जो कार्यकाल रहा वो वर्ष 1952 से लेकर 1962 तक रहा। इसके बाद ऐसे ही कुछ अन्य महिलाओं की बात करें जिनमें राजकुमारी अमृत कौर थी जो कि संविधान सभा की सदस्य रही और वेरी इंपॉर्टेंट, वह एम्स की पहली अध्यक्ष बनी और उन्हें एम्स की नींव रखने का भी श्रेय दिया जाता है। उसके बाद वह विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में भी चुनी गई और उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री पोर्टफोलियो का भी आयोजन किया। उसके बाद सुचेता कृपलानी की बात करें तो 1940 में उन्होंने जो है कांग्रेस की महिला विंग की नींव रखी और उन्हें 1946 में संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया गया। बात करें, उन्होंने जो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी नामक एक अपनी नई पार्टी बनाई और दिल्ली से सांसद के रूप में उन्होंने कार्य किया। वे जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखी। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएल 2023 में जो है ऑरेंज कैप किसे मिला। आपको बता दें कि ऑरेंज कैप आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस सीज़न में जो आपका 2023 में हुआ, इसमें गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी शुभमन गिल ने जो है अकेले 17 मैचों में 890 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप दिया गया। वहीं बात करें मोहम्मद शमी की तो उन्होंने 17 मैच खेलकर सबसे ज़्यादा 28 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें पर्पल कैप मिला। उसी के साथ कुछ अन्य जानकारियों की बात करें तो आईपीएल 2023 में जो है इस बार का ये 16वां संस्करण था। विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग रही और उपविजेता टीम जो है आपका गुजरात टाइटंस रही। फाइनल मैच खेले जाने वाला जो स्टेडियम था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद रहा। यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगर आईपीएल में जो टीम जीतती है उसको 20 करोड़ और जो उपविजेता टीम होती है उसको 13 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। वहीं 2023 का जो फेयर प्ले अवार्ड दिया गया वो दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया और आईपीएल 2023 की सबसे मूल्यवान संपत्ति जो गेम चेंजर फॉर टूर्नामेंट रहे वो भी शुभमन गिल को ही नहीं अवार्ड दिया गया। उसके बाद बात करें अमेजिंग प्लेयर, ये आपका यशस्वी जायसवाल रहे जो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं और जो सर्वाधिक शतक लगाए वो शुभमन गिल ने लगाए। और आईपीएल 2023 का जो आपका टाइटल स्पॉन्सर थे वो आपके टाटा थे और आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी आपका सैम करन थे जो आपका 18.5 करोड़ में बिके थे। और वहीं आपका 250 आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन गए। कुछ और जानकारियों की बात करें तो जो आपका पहला सीज़न हुआ था आईपीएल का, उसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। और आईपीएल का आयोजनकर्ता जो है वो आपका बीसीसीआई है और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है आपका वो रोजर बिनी है और बीसीसीआई के सचिव आपके जय शाह है। और आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन जो है विराट कोहली ने बनाए हैं अभी तक और आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक विकेट जो लिए हैं वो युजवेंद्र चहल ने लिए हैं। वर्ष 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, ये आपका प्रश्न बना था। ये दिया गया था आपका फर्डिनेंड ब्रॉन और गुंगलिल्मो मार्कोनी को दिया गया था। इन्होंने जो है वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए इनको अवार्ड दिया गया था वर्ष 1909 में। वहीं बात करें भौतिकी में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो वर्ष 1901 में दिया गया था, जो मिला था विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को मिला था एक्सरे की खोज के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर देश के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव के दुर्व्यवहार और बाल्यात श्रम का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 23 में
तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 24 में जो है आपका कारखानों, खाने, दुकानों आदि में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 में। देखिए बात करें अगले प्रश्न की, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए जैसा आप जानते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में जो है आपका वाद्य यंत्र और उसके वादक से 1 से 2 प्रश्न आपका ज़रूर बन जाता है हर एग्ज़ाम में। इस प्रश्न की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर से है। उन्हें जो है 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण मिला था। प्रमुख वाद्य यंत्र को हम देख लेते हैं और उनके वादक को भी देख लेते हैं, जिसमें हम सितार की बात करें, उनके जो प्रमुख वादक हैं पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज़ और वंदे हसन। उसके बाद बात करें सरोद की, उसके जो प्रमुख वादक है वो आपका अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता। उसके बाद संतूर की बात करें जिसको हमारा प्रश्न भी है, उसके जो प्रमुख वादक है शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। उसके बाद अगर हम शहनाई की बात करें जिसके जो प्रमुख वादक है बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद खां, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। और उसके बाद बांसुरी के जो प्रमुख वादक है हरि प्रसाद चौरसिया, पत्रालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि। उसके बाद तबला के जो वादक है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, तलीफ खां और सुखविंद सिंह। उसके बाद बात करें वायलिन की तो टी.एन. कृष्णन और डॉक्टर एन. राजम, एल. सुब्रमण्यम। उसके बाद बात करें आपका रुद्र वीणा और वीणा की, आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। बात करें रुद्र वीणा की तो उस्ताद आसिद अली खां और असद अली खां जो है रुद्र वीणा के प्रमुख वादक है। और वीणा की बात करें तो एस बालचंद्रन और कृष्ण भगवतार और बदरुद्दीन डागर जो है वीणा के प्रमुख वादक है। देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको बता दें बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका जो मुख्यालय है आपका कलकत्ता में है और इसकी स्थापना 23 अगस्त 2015 को की गई थी। और प्राइवेट सेक्टर के जो टोटल बैंक है भारत में वो जिनकी संख्या आपका 21 है। ठीक है, इनमें से जो कुछ प्रमुख है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, जिनमें एक्सिस बैंक जिसकी स्थापना आपका 1994 में हुई और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। दूसरा जो बैंक है फेडरल बैंक, इसकी स्थापना 1931 में की गई, इसका मुख्यालय जो है अलवा केरल में है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में की गई और मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। बात करें ICICI बैंक की, इसकी स्थापना 1994 में की गई और मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और IDBI बैंक की बात करें जिसकी स्थापना 1964 में की गई, इसका भी जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करें यस बैंक की, उसकी स्थापना आपका 2004 में हुई और इसका मुख्यालय भी मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला जो प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि अष्टक नियम कब दिया गया। देखिए अष्टक नियम जो है 1865 में न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। आपको बता दें जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। और आपको साथ ये फैक्ट भी याद रखना है कि न्यूजीलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो स्थापना है 1853 में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा बॉम्बे में की गई थी। अगला प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति यानी ST सूची में शामिल किया गया था। इसका जो आंसर है वो है गोंड जाति को। देखिए भारत में जो सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है ये आपका नालको NALCO, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। भारत तथा एशिया का ये सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है जिसकी स्थापना 1981 में ओडिशा में की गई थी। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व स्वशासन की इकाई के रूप में जो है ग्राम पंचायत के गठन का विवरण है। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 40। उसके बाद बात करें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में जो है लागू हुआ था। आपको बता दें कि ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से जिनके फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग द्वारा
26 जुलाई, आपको डेट याद रखनी है, 26 जुलाई 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। साथ ही एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। ये ऐसा प्रश्न बनता है कि किसके कार्यकाल के समय जो है तैयार किया गया था, तो तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय और लागू हुआ था आपका लॉर्ड कैनिंग के समय। जब ये विधेयक पारित हुआ, लागू हुआ, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगले प्रश्न की बात करें कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम हो जाती है तो उसमें क्या होगा। देखिए आपको बता दें कि एक अर्थव्यवस्था में जब ब्याज दर कम हो जाती है तो उसकी धन आपूर्ति में जो है वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जो है निवेश में व्यय की वृद्धि भी हो जाती है। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आप ये जो है आपको 3 सही और 1 गलत का विकल्प आपको चुनने के लिए कहा जाएगा। तो आपको याद रखना है गांधीवादी सिद्धांतों पर जो आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें अनुच्छेद 40 जिसमें पंचायतों का संगठन है, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, अनुच्छेद 43 का बी आपका सहकारी उद्योग है, अनुच्छेद 46 है जिसमें आपका SC और ST और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास है, और अनुच्छेद 47 नशीले पदार्थों का निषेध है। देखिए इतनी जानकारी सिर्फ आपको एक प्रश्न के माध्यम से दी जाती है। अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।